हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया पाकिस्तान की, हम बहुत बात करते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा। उसकी वजूहात मेरे ख्याल हम सबको पता है। एक तो ये है कि 47 तक एक ही कंट्री हुआ करता था, यानी सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाको हिंद जिसको कहा जाता है। और उसके बाद पार्टीशन हुई भी, लेकिन लोग एक दूसरे से जैसे किसी न किसी नाते, किसी न किसी जरिए जुड़े रहते हैं। एक दूसरे की बात होती है, इस्लामाबाद में बैठ के न्यू दिल्ली की बात होती है, न्यू दिल्ली में बैठकर इस्लामाबाद या लाहौर या कराची की बात होती है। ये कॉमन है। बेशक कुछ लोग कहते हैं कि जी क्यों बात हम करें, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठ के मैं दिल्ली के हवाले से क्यों बात करूं या मुंबई की बात क्यों करूं। लेकिन होता है, ऐसी चीजें चलती रहती है, ऐसा नहीं है। बेशक बीच में हमारे दरमियान एक बॉर्डर जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है। अगर हम आते जाते हैं तो शायद हमें ऐसा लगता है कि बेशक हम पासपोर्ट पे वीजा भी लगवाते हैं उस कंट्री का, लेकिन जैसे सिमिलर टाइप लोग हमें वहां पे भी नजर आते हैं। खैर, इलेक्शन हो रहा है हरियाणा का, मेरे ख्याल हॉट टॉपिक ऑफ द डे जो है वो है, उसके हवाले से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब को 23 साल एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर हो गए हैं, फ्रॉम सीएम टू पीएम। लोग पसंद करते हैं उनको, वजूहात क्या है इस पे भी बात होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया रिलेशन की भी कोशिश करेंगे कवर करने की। और हमारे साथ पहली दफा वैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी जब पहली दफा वो कैमरे के सामने आए तो ऐसा लगा कि पहली दफा नहीं, शायद कई दफा मैं उनसे मिल चुका हूं। सुरेंद्र सिंह लाली साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, एनालिस्ट है, आप लोग उनको टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं। सुरेंद्र सिंह लाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और मेरे शो में आए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फकर भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल ते जी आया नु। बहुत शुक्रिया आपको भी, पखैर रागले, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम और जी आया नु आपको भी। अच्छा सरदार जी, एक बात थोड़ा सा शुरू करेंगे हरियाणा इलेक्शन, क्योंकि जिस स्टेट में भी इलेक्शन होता है तो कांग्रेस और बीजेपी ये कोशिश करती है कि हमें मतलब हम आगे बढ़े मजीद, और कांग्रेस ये कोशिश करती है कि शायद जो कुछ उन्होंने खोया है लास्ट 10 to 15 ईयर्स में, उसको किसी तरीके से वो रिट्रीव कर ले। थोड़ा सा तो हरियाणा इलेक्शन के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से बताएं, फिर देखते हैं कि ये हो क्या रहा होता है कि बीजेपी लीड करती है या आगे बढ़ती है और कांग्रेस पीछे रह जाती है। हालांकि पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं कि हम उसको मतलब नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, बट जब इलेक्शन की बारी आती है, इलेक्शन में वो आते हैं, तो वहां पे वो पीछे रह जाते हैं। फकर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, मैं आपके चैनल पे आया और मैं थोड़ा सा आपको ना माजी में लेके जाऊंगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो 65% पंजाब आपके पास रहा और 35% हमारे पास आया। ओके। तो आपकी माशाल्लाह 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से मेरे ख्याल 65% पंजाबी वहां है। तो उसके बाद 19 हाँ जी 69% है पंजाब की पॉपुलेशन, 69% है। जी सर जी। तो उसके बाद 1966 में दोबारा से यह पंजाब को दो भाग में बांटा गया, जिसमें से हिमाचल और हरियाणा निकला। अब हरियाणा जो है वो दिल्ली के बिल्कुल पास है और वो तीन तरफ से हमें सराउंड करता है। तो हरियाणा 1966 में बना और मेरे पास आज भी स्टेशनरी पड़ी है मेरे फादर की टाइम की, जो फरीदाबाद मेरे घर से 5 किलोमीटर और उसको पंजाब कहा जाता था। तो हरियाणा स्टेट की पैदाइश ही मैं आपके लोगों को, ऑडियंस के बताना चाहूंगा कि 1966 में है, और उस पंजाब का हिस्सा है जो लैंग्वेज के ऊपर जब उसको बांटा गया था तो उसमें से हिमाचल, पंजाब और हरियाणा निकला था। ओके। अब हरियाणा की एक सबसे बढ़िया बात ये रही है कि ये पहलवानों का भी स्टेट रहा है। तो इंडिया के जितने भी कुश्ती वाले, हॉकी वाले हैं, वो सारे अमूमन यहीं से आते हैं। तो जिसको आप पंजाब में जट कहते हो, हमारे भी पंजाब में जट कहते हैं, पर यहाँ उसको जाट बोलते हैं। और हरियाणा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो गया है, क्योंकि जब 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, आपको पता उससे पहले हम भी एक सोशलिस्टिक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, बाहर से कुछ नहीं आ सकता था। तो उसके बाद से एकदम से जो दुनिया की डार्लिंग बनी वो हिंदुस्तान बनी, जिसको हम अपनी लिबरलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि देखो, अमेरिका या वेस्टर्न इकोनॉमीज को जैसे कि आप कहते हो तो मफाद के लिए, तो उन्हें तो अपना माल बेचना है। तो उनको नजर आया सडनली कि अब हमें एक डेमोक्रेसी इतनी बड़ी
इसकी शायद तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन होगी, 1.4 हो गई है, हमें कहाँ मिलेगी अपना माल बेचने के लिए, जहां की मिडिल क्लास ही 55-60 करोड़ की है। तो मतलब वो स्विट्जरलैंड 2 करोड़, इंग्लैंड 5 करोड़, जर्मनी सबसे पॉपुलेटेड है 8 करोड़, तो वो कहाँ जाते हैं अपना माल बेचने। उसके बाद आपको पता है हिंदुस्तान एक सॉफ्ट कैपिटल है, क्योंकि हिंदुस्तान से दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स भी निकले हैं। भले ही आप ह्यूस्टन में नासा चले जाओ या सिलिकॉन वैली चले जाओ, तो या जितनी शेल कंपनीज हैं जो पेट्रोल डिग करती हैं, या फिर जितनी एरोप्लेन की हैं, वो भले लॉकहीड मार्टिन हो, तो सडनली दुनिया को लगा कि अब हिंदुस्तान से हम नजरें नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि तब तक कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई थी, तो पाकिस्तान की अहमियत भी थोड़ी कम होती जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इधर ही माल बेचेंगे अपना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि जब ये बूम आया तो दिल्ली तो एक छोटा सा कैपिटल है, तो एकदम से इतनी एक्सप्लोजन हुई, इतनी मल्टीनेशनल हुई आई कि हमें समझ ही नहीं आया जाए कहां। तो वहां पे जो हरियाणा की जो सबसे बड़ी सबर्ब जो दिल्ली को टच करती है, जिसको हम गुड़गांव कहते हैं, जी जी, अब गुड़गांव में एकदम से सारी मल्टीनेशनल शुरू हुए, क्योंकि उस समय लोग यूपी जाते हुए डरते थे। क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक एनसीआर एरिया बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। जो आपके लोग अमेरिका में रहे वो जानते होंगे कि वहां पे भी ट्राई स्टेट एरिया कहा जाता है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एंड कनेटिकट। तो जो एनसीटी या एनसीआर है, इसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। ये वो स्टेट है जो दिल्ली के साथ लगते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब दिल्ली के पास तो जगह नहीं है, तो एकदम से एक्सप्लोजन जो सबसे पहला वो हरियाणा में हुआ। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हरियाणा में इतने ज्यादा मल्टीनेशनल्स आए, इतनी वेल्थ है कि आज हरियाणा का जो सबसे बड़ा बिल्डर है जो डीएलएफ है, जिसकी वर्थ $8 बिलियन है, जिसकी वर्थ ही शायद इतनी कंट्री की जीडीपी से ज्यादा है, जो 2.25 लाख करोड़ के करीब है, उनके अपार्टमेंट्स हैं जो कि 70 से 80 करोड़ का अपार्टमेंट है, और उसके बाद भी वो इंटरव्यू देके देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा में गुड़गांव जो दिल्ली के पास लगा हुआ है, तो वहां इलेक्शन हुआ है, और आज तीसरी बार बीजेपी आ गई। सवेरे कांग्रेस वालों ने तो मिठाइयां भी बांट दी बेचारियों ने। अब आपकी मैं 2-3 बातों का जवाब एक ही में करके दूंगा कि हुआ क्या कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। जैसे आपने भी कहा कि हम कांग्रेस को इंडिया में ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं। एग्जैक्टली। अब एक पुरानी पार्टी है, मतलब वो इंडिपेंडेंस के जमाने की पार्टी है, तो एक बड़ा हाथी है। जब बड़ा हाथी चलता है तो वो अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से ही बैठता है। तो कांग्रेस में क्या हुआ कि इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्योंकि राहुल ने जो कांग्रेस इनहेरिट की, उसमें वो लोग हैं जो उसकी उम्र से भी ज्यादा के, तो इतनी जल्दी वो हिलने नहीं देते। और ये आपके भी वहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टी उनमें भी चलता है, भले वो पीडीपी हो या पीपीपी हो, वहां भी होता है। और पीएमएलएन बिल्कुल है, बिल्कुल। तो हाँ, तो हुआ क्या कि अब यहाँ पे बीजेपी ने 200 दिन पहले सिर्फ अपना सीएम कैंडिडेट बदल दिया। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक बहुत अस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, वो नो नॉनसेंस आदमी है, उनकी कोई औलाद नहीं। वो कहते हैं मैंने किसी के लिए कमाना नहीं, मेरा एक एजेंडा है। क्योंकि वो पीछे आरएसएस से हैं, वो स्वयं सेवक रहे हैं। तो जो सेवक होते हैं वो अपने कोई एसेट्स नहीं होती, अपनी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती, सिर्फ प्रचार करते हैं घूम घूम के। तो वो इमोशनली, फाइनेंशियली इतने कनेक्टेड नहीं है। और आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिशियन है वो अपनी पुश्तों को आबाद करने के लिए आते हैं, वो कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो। तो नरेंद्र मोदी साहब इतने नो नॉनसेंसिकल आदमी, सॉरी मैं लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं, कि उन्होंने 200 दिन पहले सीएम कैंडिडेट ही बदल दिया। अब क्या हुआ कि सीएम कैंडिडेट भी बदल दिए और बहुत सारे एमएलए की भी उन्होंने छटाई कर दी। तो उससे क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी को वो इससे कर लेते हैं। क्योंकि देखो, कहीं भी आप कोई भी पार्टी होगी, इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो कहीं भी कोई पार्टी होगी, एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी, लोग बोलेंगे यार इनको तो ट्राई करिए, दूसरे को करें। अब कांग्रेस में क्या था कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, जो इससे पहले 2 बार सीएम रह चुके हैं, और एक है कुमारी शैलजा जी। तो इनकी थोड़ी आपस में विचार नहीं मिलते हैं। पर हुड्डा साहब के पास बहुत स्ट्रांग फंडिंग भी है और उनके पास जाट वोट भी है। पर कुमारी शैलजा जी के थोड़े कांग्रेस पार्टी के जो हमारी फर्स्ट फैमिली, उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो अब ये हड्डी ना अंदर जाने जोगी ना बाहर जाने जोगी। तो क्या हुआ कि इनकी आपस में कश्मकश शुरू हो गई। और आपको पता है जहां पे कश्मकश होती है वहां तीसरा बंदा फायदा उठाता है। तो अभी आधा घंटा पहले कुमारी शैलजा जी ने स्टेटमेंट भी दे दी और इनकी आपस में नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है कि ये तूने किया या तूने किया। तो हुआ क्या कि क्योंकि बीजेपी की एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है,
क्योंकि उन्होंने फट से, मतलब आप देखो कि 200 दिन पहले एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर 9.5 साल के बाद बदलना बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए उसके लिए, क्योंकि कल को अगर वो हार जाता है तो सारा ठीकरा आपके सिर फोड़ा जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि हरियाणा की 90 में से 48 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं और 37 कांग्रेस के पास हैं। तो ये मेन जो उसका लबोलबाब ये निकला कि अब जो हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान है, उसमें हर बंदे के पास फोन है, हर बंदा जिंदगी में तरक्की की तरक्की जल्दी से करना चाहता है। तो जब वो देखता है कि कोई नया चेहरा मिल रहा है तो कहता है मैं इसको चांस दूंगा, क्योंकि पुराने तो मैंने देख लिए। तो बीजेपी क्योंकि इतनी जल्दी मूव कर गई, उसका उनको एडवांटेज मिला, वहां उनकी इनफाइटिंग थी, और आज नायब सिंह सैनी साहब जी की कल ताजपोशी हो जाएगी। जबरदस्त। और ये बहुत बड़ी बात है कि थर्ड टर्म के लिए बीजेपी की हुकूमत है सेंटर में भी, और अभी हरियाणा, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में है। थोड़ा सी बात करते हैं लाली सिंह साहब के, एक तो पाकिस्तान इंडिया की रिलेशन पे भी आपसे बात की, क्योंकि आपका बहुत आना जाना हुआ है, तो 7-8 मरतबा आप पाकिस्तान आए हैं और मेरा ख्याल काफी चीजें आपने देखी होंगी, नोटिस की होंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं देखी नहीं है, नोटिस नहीं किया, महसूस किया है। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त। देखिए, महसूस तो आप किताबों से करते हो, किसी और का तजुर्बा है, टीवी चैनल से करते हो, किसी और का तजुर्बा है, लेकिन महसूस आप खुद करते हो। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा लाल सिंह साहब, मोदी साहब मतलब इस वक्त थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर है, तो कल मैं उनके, बल्कि कल रात को मैं पढ़ रहा था उनके हवाले से कि ये 23 साल उनको हो गए इसे पब्लिक ऑफिस होल्डर। आपने कहा कि वो किसी के लिए नहीं कमाते या किसी के लिए करप्शन नहीं करते, ना अपने लिए, बस एक सिंगल आदमी है, उनको क्या चाहिए, मतलब सुबह का नाश्ता चाहिए, और शायद हो सकते हैं दिन को रोटी खाते भी है कि नहीं खाते, हो सकते हैं शाम को एक रोटी खाते हैं, मतलब यही चीज चाहिए। बाकी बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है वर्ल्ड वाइड। क्या चीजें ऐसे वो करते हैं कि जिसकी वजह से इंडियन लोग इन उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि 23 साल से वो पब्लिक ऑफिस में सीएम से स्टार्ट लिया था, और थर्ड टाइम एज ए पीएम ऑफ इंडिया 140 करोड़ जनता को लीड कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने रिजल्ट लाए हैं। इंडिया 10th से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बनी है तो उनकी नाक के नीचे बनी है। दूसरा क्या है कि फकर साहब, आजकल ना, पहले जमाने में क्या था कि जब मोबाइल नहीं होता था तो हम सब स्टेट मीडिया को देखते थे, जैसे आपके यहाँ भी पीटीवी है, वो एक ही अपनी भाषा बोलता है। अब क्या हो गया है कि अब जो पब्लिक है वो समझदार है, और वो अपने जेब में मोबाइल रख के घूमती है। तो अब ये मोबाइल इतनी बड़ी चीज है कि ये सरकारें गिरा सकती है। तो जब नरेंद्र मोदी जी आए और जब उन्होंने लोगों से बात करनी शुरू की, वार्तालाप किया, गुफ्तगू की, तो लोग समझ जाते हैं, मतलब राहुल की गलती नहीं है, पर क्योंकि वो नीचे से ऊपर नहीं आया, ऊपर से नीचे आया है। सही तो उसमें क्या है कि वो उसकी मंशा भी शायद ठीक हो, पर वो ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें लोग उनसे कन्विंस नहीं होते। और ये पुराना जमाना था जहां मेरे अब्बू ने वोट दी, मेरे वालिद ने वोट दी, तो मैं भी वोट दूंगा। जो नई जमात है वो कहती नहीं भैया, मेरे को बताओ आप मेरे लिए क्या करोगे। तो अब क्या हुआ कि मोदी जी ने डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, लोगों के साथ कनेक्शन किया। अब वो जहां भी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जहां भी वो स्पीच देने जाते हैं तो बाकायदा एक रिसर्च टीम है जो वहां के मुद्दों को लाती है, और वो चीज बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। तो you have to connect with people because as they say कि you cannot lie to the camera। तो मोदी साहब को समझ आ गया, क्योंकि एक तो वो मेहनती आदमी है, वो नीचे से उठे हैं, तो वो जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। दूसरा, उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया। उनको पता है बच्चे पबजी खेलते हैं, उन्होंने वो बोलना शुरू कर दिया। उनको पता चला कि लोग फोन पे क्या, कौन सा सीरियल देख रहे हैं, कौन सा है, तो वो एक अपनी रिसर्च करके लोगों को वो नहीं बताते अपनी तकरीर में जो वो बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इसमें बहुत फर्क होता है। ओ जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है। अच्छा लाल सिंह साहब, एक तो ये आपने बात बताई, फिर वर्ल्ड में आपने 1992 की बात की, बिल्कुल मनमोहन सिंह साहब की हम जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल यही बात हमें भी आती कि 92-93 के बाद से इंडिया जैसे ओपन हुआ। फिर 2010 में एज ए सीएम, एज ए पीएम मोदी साहब आते हैं। क्या चीजें ऐसी की, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मनमोहन सिंह साहब ने काम नहीं किया, उनसे पहले कुछ लोगों ने काम नहीं किया, उन्होंने अपने तरीके से काम किया होगा, बट
2010 से लेके जब मैं 24 तक के इंडिया को स्टडी करता हूं, तो जैसे कि आपने बताया और हम पढ़ते भी हैं कि एक बहुत बड़ी, मतलब 700 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं उनके पास, 4 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी इकोनॉमी है उनके पास, 140 करोड़ की जनता है जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है दुनिया में। बड़े बड़े कंपनीज के अंदर उनके सीईओज हैं, यानी एक पूरे दुनिया को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस नॉट इन अ नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं, इन अ पॉजिटिव सेंस। आप गल्फ कंट्रीज को ले ले, मिडिल ईस्ट को ले ले, यूरोप को ले ले, अमेरिका को ले ले, तो क्या चीजें मोदी साहब ने ऐसी स्पेशल की कि उसको उन्होंने स्पीड अप किया चीजों को। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया पहले नहीं चल रहा होगा, जब हमारी पार्टीशन हुई उसके बाद से लेके और अभी तक चल रहा है, लेकिन स्पीड अप हुई है चीजें। शायद कोई नहीं सोच सकता था कि 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक या 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक हम कैसे जाएंगे, लेकिन पहुंच गए। इसी तरह की मतलब मेक इन इंडिया का नारा उन्होंने लगाया और शायद काफी हद तक उन्होंने सच साबित करके दिखाया। फकर साहब, एक बहुत बढ़िया सेइंग है अंग्रेजी में, कहते हैं अ मैन इज एज गुड एज हिज टीम। तो जब आदमी खुद ही क्लैरिफाइड होगा तो वो फिर अपने आसपास अपने आले दुआले बंदे भी उस तरह के रखेगा। अब मैं वो एग्जांपल दूंगा जो आपकी पॉपुलेशन और आपके लोगों को समझ भी आए, कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर है। अब एक जब पॉलिटिकल पार्टी की कैबिनेट फॉर्मेशन होती है तो तमाम किस्म के पुश एंड पुल आते हैं कि जी इसको बनाओ, लॉबीज आती हैं। मोदी साहब ने कोई पॉलिटिकल आदमी को नहीं दिया वो पोर्टफोलियो, हालांकि अंदर बहुत कश्मकश चली, उन्होंने जयशंकर साहब को दिया। अब डिप्लोमेसी में एक जो आदमी करियर डिप्लोमेट रहा हो, फॉरेन सेक्रेटरी रहा, मोदी साहब उनको चाइना के विजिट पे मिले थे, तो तब उन्होंने पार्टी का इंटरनल प्रेशर नहीं लिया। और पार्टी का इंटरनल प्रेशर हर जगह होता है, वो लाजमी है, लॉबीज तो होती हैं, पर उन्होंने जयशंकर साहब को चुना। और आपने कहा कि दुनिया में क्यों इमेज बनी, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से डिप्लोमेसी को एक आदमी जिसने 50 साल तक वो किया है, 40 साल का उनका करियर है, 10 साल उन्हें सरकार में हो गए, उतने अच्छे से कोई और नहीं कर पाएगा। दूसरा, उन्होंने फ्री हैंड दिया, क्योंकि आप देखो कि हम जिस खित्ते में रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारी आपस में पीछे से भी जड़ें बहुत जुड़ी हैं, क्योंकि निकला सब वो हिंदुस्तान से ही है और वो एक ही समाज से निकला हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब यहाँ तो अगर बगल के स्टेट में भी कुछ हो तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हैम्पर हो जाती है। तो इन्होंने एक तो वो 12 से 14 से 18 घंटे काम करते हैं, दूसरा उन्होंने उन ठीक लोगों का चुनाव किया जो कि मुल्क के लिए काम करना चाहते थे, पार्टी के लिए नहीं। ये दो अलग चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे जयशंकर साहब है, उनसे ज्यादा कौन अच्छे से जानता है। तो हमारी जो आज साख बनी, आपने कहा कि उनको ग्लोबल स्टेट्समैन माना जा रहा है, वो ग्लोबल साउथ के लीडर बन गए। दुनिया में इस समय एक दो लड़ाइयां चल रही, जिसमें एक लड़ाई है पुतिन साहब की ज़ेलेंस्की के साथ। कौन सा ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जो जिसकी दोनों से गुफ्तगू होती है, जो 20 घंटे की ट्रेन देके मिलने गया। मतलब बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि आपके इमरान खान साहब तो उस दिन पहुंच गए जिस दिन वॉर शुरू हुई थी, उससे बड़ी टाइमिंग नहीं हो सकती थी, फरवरी 2021 में। तो हाँ, वो वहां पर स्टेटमेंट दे रहे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। तो ठीक है, मतलब कुछ चीजें तो उनको क्लैरिटी है। वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ऊपर हिंदुस्तान है, क्योंकि संघ जिन्होंने जहां से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है, वो देश निर्माण और व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं कि पहले व्यक्ति निर्माण, आप अपने अंदर प्रिंसिपल्स लाओगे, मोरालिटी लाओगे, तो तभी तो वो देश के लिए आएगी। तो संघ में इसीलिए कहते हैं कि पहले व्यक्ति निर्माण करो फिर देश निर्माण, क्योंकि संघ में हम हिंदुस्तान को माँ का दर्जा देते हैं, वो हमारी माँ है, भारत माता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल लाली सिंह साहब एब्सोल्युटली राइट। और बहुत सारी चीजें डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज्यादा उनकी बात करते हैं, और इंक्लूडिंग द पीएम मोदी साहब जो हैं उनकी भी बहुत। और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बात शायद कुछ सालों पहले नेगेटिव उसमें होती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अगर कोई आप किससे बात करें कि यार हमारी इकोनॉमी है, ये वो कहते हैं यार इंडिया ने क्या कर दिया, कौन सी ऐसी चीजें की जो आगे वो निकले, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर। तो जो चीज यानी वो मुल्क, वो कहा जाता है कि आपस में 4 जंगें लड़ चुके हैं दोनों कंट्रीज, और वहां से अगर तारीफ होती तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी तारीफ शायद और कोई नहीं हो सकती। ललित सिंह साहब, पाकिस्तान आपका आना हुआ शायद आखिरी दफा 4-5 साल पहले आप आए, क्या देखा आपने, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी, या कुछ ऐसी चीजें जो आप कहते कि नहीं हमारी इस्लाह होनी चाहिए, हमें ठीक करनी चाहिए, वो लोगों के हवाले से हो या किसी भी हवाले से आपको लगी हो कि ये मतलब बेहतरी होनी चाहिए इसमें,
किसी भी तरीके से। मैं इस पे किताब भी लिख रहा हूँ, जबरदस्त। और मुझे जो लगता है, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, कि यूद और हनूद के लिए जो आपने नफरत पाली ना, उसे आप बहुत दूर ले गए। उसे इतना दूर ले गए कि उसमें अपना नुकसान कर लिया। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि ग्वांडी होता है बगल वाला नेबर, के ग्वांडी की दीवार गिरा तो भले अपनी मुर्गी नीचे आके मर जाए। हाय हाय तो हाय। उस नफरत को इतनी दूर ले गए कि उस करके जो हिंदुस्तान, जिनके साथ हमारी भाषा, गाना बजाना, शादी सब कॉमन है, लेकिन अब आप चाइना की गोदी में चले गए। अब चाइना के साथ आपका क्या कॉमन है? वो किसी का सगा नहीं है। वो तो जहां जाता है पैसे देता है, और उसको फिर अपना, वो क्या बोलते हैं कि वो खून चूस के फिर उसको, उसके बाद उसको अपनी पाउंड ऑफ फ्लैश लेता है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स किया, जी। क्योंकि अब देखो, सॉरी बट टू नेशन थ्योरी फेल ही हो गई। अब क्या फायदा हुआ? मतलब अगर यही पाकिस्तान बनाना था तो फिर मेरे मेरे बुजुर्गों को क्यों निकाला गया वहां से? 10 लाख आदमी मर गया, 1-1.5 करोड़ आदमी रातों रात बेघर हो गया, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला ना। तो फिर वही ठीक थे। तो अब क्या है कि अब पाकिस्तान के सियासतदानों को समझना पड़ेगा कि छोड़ दीजिए अगर आपकी भाषा या आपके संस्कार नहीं मिलते, जी। आपकी बगल में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो 3rd लार्जेस्ट होने वाली है। जी तो बिल्कुल। जब लड्डू फूटेगा तो चूरा तो गिरेगा ही ना। तो अगर आप सिर्फ हिंदुस्तान से ट्रेडिंग ही कर लें, रादर देन कि हमें बेल्ट रोड इनिशिएटिव ने रोके, और टर्की से आपकी कौन सी रिश्तेदारी है, या आपकी चाइना से क्या रिश्तेदारी है? जी आपका अगर है तो हमारे साथ है। तो अगर हमारे साथ ट्रेड ही कर लें, इमरान खान साहब सवेरे इंडिया के साथ फेवरेबल नेशन का स्टेटस देते हैं, शाम को खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं। हाँ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 25 करोड़ आदमियों के मुस्तकबिल से नहीं खेल सकते आप, क्योंकि ये टूटने का भी डर हो सकता है। यहाँ बड़ी सारी फोर्सेस हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब हो गया जो हो गया, अब आगे अगर हमने चलना है तो मेरी जो सजेशन यही रहेगी कि ट्रेड को खोलिए, और जो लोग वहां से बेचते हैं ना, थोड़े थोड़े दिन बाद वो ना भेजिए, क्योंकि जब आप मुंबई में कोई बेचते हैं उसमें बड़ा गंदा मैसेज आता है। उसमें फिर क्या है कि पब्लिक भी अगेंस्ट हो जाती है, और जब पब्लिक अगेंस्ट होगी तो सियासतदान पब्लिक से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है। तो अब तरीके लबैक और इन तरह के लोगों से जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे, उतनी जल्दी खुशहाली और फॉरेन रिजर्व आपके पास आएंगे। ये मेरी नहीं, बहुत अच्छी सजेशन है। लाली सिंह साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड। आपने चाइना की बात की, आपने फिर हमारी और आपकी गमी खादी की बात की, यानी शादी ब्याह में। शादी ब्याह में आज भी अगर आप पाकिस्तानी किसी उसमें गए हुए तो आपको इंडियन सॉन्ग्स वहां पे मिलेंगे। मेहंदी की फंक्शन में आप चले जाएं, बारात के फंक्शन में आप चले जाएं, या किसी और जगह आपको म्यूजिक वो वाला मिलेगा। हाँ, हमारा पश्तो म्यूजिक भी आजकल काफी उन लोगों के यहाँ भी चलता है जो शायद पश्तो समझते भी नहीं है, लेकिन इंडियन म्यूजिक जो है वो डोमिनेट करता है। चाइनीज म्यूजिक आज तक मैंने तो कम से कम नहीं सुना कहीं पे भी, पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूं, और चाइना में लोग सुनते हो या कहीं और सुनते होंगे। एक पॉइंट। अच्छा, फिर दूसरा आपने रिलीजियस उसकी बात की। क्या आपको लगता नहीं कि हमारी सोसाइटीज, टीएलपी की आपने बात की, शायद अगर आप मेरा ट्विटर देखें तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हम लिखते हैं और हुकूमत को कहते हैं कि भाई ये गलत है, ये नुकसान दे रहे हैं हमारे मुल्क को, हमारी सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि ये रिलीजियस एक्सट्रीम हिंदुस्तान की सोसाइटी में भी आया है, या वहां और यहाँ वाले में फर्क आपको क्या नजर? क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तान नहीं आया, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान वाला तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान वाला वही वाली आपकी बात है कि वो महसूस कर सकते हैं, या चैनल पे दे सकते हैं, या न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, यहाँ तक है। देखिए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जहां रिलीजन होगा होगी। अब मैं अपने पे लाता हूं मैं, कि हमारे सरारों में भी कुछ भटके हुए लोग हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। बड़ी वाहियात सी बात है वो। मतलब अब कुछ बिना सोचे बोल रहे हैं, वो भटके हैं, वो मिसलेड है। अब जो ये मिसलेड लोग हैं, इन्हें हमें कंट्रोल करना है, ये इनके थ्रू हमने वोटें लेनी है। सबसे बड़ी बात ये। अब तरीके लबैक बोलेगी कि फ्रेंच एम्बेसडर को वापस भेज दो, तो ये सुसाइड है। मतलब आजकल के जमाने में आप एक वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो हर जगह होती है ये, पर इसे कंट्रोल करना है।
और इसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनाना है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज है कि जिसपे लोग फिर काबिलियत भूल जाते हैं, चरित्र भूल जाते हैं और उसके नाम पे वोट देते हैं। तो उसको इसमें से निकालना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि फिर उसमें कंट्री की ग्रोथ सफर करेगी। फिर आपके जितने लोग बेचारे बाहर जा रहे हैं, डंकी बन के जा रहे हैं, कोई शिप में डूब रहा है, कोई कहाँ डूब रहा है, पीआईए की क्या हालत है, पासपोर्ट की भी वैल्यू नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुल रहे उस हिसाब से। मतलब मैं एक नजम सेठी साहब से बात कर रहा था एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो किताबों की दुकान बंद करके टिक्कों की दुकानें खुल गई हैं, जो चिकन के टिक्के मिलते हैं। तो मतलब बड़ा अफसोस होता है मुझे कि ये ज्यादती है उन 25 करोड़ लोगों के साथ भी, क्योंकि आप बात समझिए कि आप उन्हें अगर पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, बाकी आप समझदार हैं। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में आपने जो रिलीजियस एक्सट्रीम की बात की ख़त्म करूंगा, लेकिन किसी भी सोसाइटी के अंदर होती है, अगर वो यूरोप के अंदर भी है और वो ये कहें कि यार हम मतलब सबसे सुपीरियर हैं, या कोई और रिलीजन के लोग जहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं या मेजॉरिटी में होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो नहीं होनी चाहिए। रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, जो जिस रिलीजन को भी फॉलो करता है या करती है उसको एज इट इज रहने दे और कहें आप अपना काम करें। जो आपका दूसरा काम है दुनिया से या कंट्री से रिलेटेड, उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करें, उसको अच्छे से करें जितना बेहतर हो सकता है। बाकी रिलीजन में आपका, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो आपका अपना मैटर है। हाँ, उसको दूसरों पर ना थोपे, ये मेरे ख्याल बस यही है कि उसका जो मैं समझता हूँ छोटा सा फॉर्मूला यही है कि उसे अपने घर की चार दीवारी में रखे, उससे बाहर ना लेके जाए। आपका रिलीजन है, वो आपका राइट है, वो आपका प्रोगेटिव है, वो आपका हक है, पर उसे बाहर ना ले जाए, क्योंकि जब बाहर ले जाएंगे तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसा हो रहा है और इन चीज़ों से हमें बचना है और साथ में प्रोग्रेस भी करना है। और जैसे लाली सिंह साहब ने बोला कि तिजारत, तो उसके लिए एक चीज़ ख़त्म करूँगा इसी पॉइंट पे कि बात करनी पड़ेगी हमें हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को हमसे ये बैठना पड़ेगा। जो फिलहाल नज़र नहीं आता, शायद गालिबन ऐसा नज़र आ रहे, हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि कोई इस वक्त इम्कानात नहीं है, लेकिन जब हो तो बिल्कुल पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ से। इसमें मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है किसी को भी, इंक्लूडिंग मी, कि अगर हिंदुस्तान के साथ हम कारोबार करते हैं या कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं वहाँ से, तो हमें आसानी हो सकती है, हमें वो चीज़ कम पैसों में जल्दी। इन लाहौर और अमृतसर के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, अगर बॉर्डर वाला टाइम निकाल भी दे तो शायद घंटे 2 घंटे से ज़्यादा की मार नहीं है। वो प्रोडक्ट आपका अगर शाम को लाहौर की मार्केट में आ जाए तो अगले दिन सुबह वो आपको कराची और पेशावर दोनों में, एक सिरा और दूसरा सिरा पाकिस्तान के, वहां पे वो चीज आपको या हमें मिल सकती है। अगर मैं लास्ट बात कहूंगा कि चलो इंडस्ट्री तो जब लगेगी लगेगी, अगर आप सिर्फ टूरिज्म ही सेव कर दें, अगर ये पटाखे जो वहां से आते आने बंद हो लाहौर से या पाकिस्तान से, और सिर्फ अगर इंडियन टूरिस्ट ही अगर आपकी तरफ नजर कर ले, तो आपको बाकी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय इंडियन टूरिस्ट दुनिया के आफ्टर चाइना सबसे बड़ा रेवेन्यू स्पिनर है। तो उसके लिए आपको तो फैक्ट्री भी नहीं लगानी, कोई जंगल भी नहीं काटना, कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगानी, लोन भी नहीं लेना, मशीन भी नहीं इंपोर्ट करनी, सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस जीतना है और ये जो वहां से शैतान भेजते हैं बंद करना है, हालात को बेहतर करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से टूरिज्म को बेहतर करने की हमें, हिंदुस्तान हमारे पास बहुत तो लगी लगाई फैक्ट्री पड़ी है ना आपके पास। बिल्कुल सही है। और रिलीजियस हमारी सिख कौम के तो 200 गुरुद्वारे सिर्फ लाहौर के अंदर हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। पंजा साहब है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सिख कम्युनिटी और हिंदू हमारे जो भाई आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी जगह हैं, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है। तो अगर उसको सिर्फ बेहतर किया जाए तो मैं लाली सिंह साहब से 110% एग्री करूंगा कि शायद वही पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकता है। लेकिन ये करने वाली बात है, हम हाईलाइट कर सकते हैं इसको। लाली सिंह साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आप हमारा शो देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया लाल सिंह साहब, मिलते हैं किसी और शो में व्यूअर्स आपसे, तब तक के लिए टेक केयर। इंशाल्लाह। थैंक यू।